मैं अब स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे आऊंगा, छोटे छोटे उत्तर चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि हम एक जोनल एनालिसिस करें थोड़ा सा, और मैं आपको एक एक जोन के जो सीट्स और परसेंटेज है वो भी देता चला जाऊंगा। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं कि कुल मिला के हमारे पास 6 जोन्स हैं यहाँ पर। मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं उन 6 जोन्स को आपको दिखा पाऊं यहाँ पर, तो आपको थोड़ा सा 30 सेकेंड्स का इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपको बताने की यहाँ पे प्रयास करूंगा कि ये 6 जोन्स हैं यहाँ पर हमारे पास। इसको हम यहाँ से भी देख सकते हैं। एक हैदराबाद करना, इन जोन्स में सीटें थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती हैं, मतलब बहुत सारे लोग एक आधे डिस्ट्रिक्ट को, कुछ सीटों को इधर उधर मिला देते हैं, तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन मोटा मोटा हैदराबाद कर्नाटक में, जो कि आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ लगा हुआ 40 सीटें हैं। बॉम्बे कर्नाटका वो एरिया है जो महाराष्ट्र के साथ लगा हुआ 50 सीटें, बेलगाम यहीं पर आता है। कोस्टल कर्नाटका वो है जो नॉर्थ कैनरा, साउथ कैनरा, उडुपी डिस्ट्रिक्ट है, 19 सीटें हैं। सेंट्रल कर्नाटका 32 सीटें हैं। ओल्ड मैसूर का 55 सीटें हैं, और बेंगलुरु का जो रीजन है 28 है, प्लस 4 सीटें और रामनगर की जुड़ी है तो 32 सीटें होती हैं, या फिर रूरल जोड़ दें उसको तो 32 हो जाती हैं। मैं सबसे पहले शुक्ला जी, मैं आता हूं यहाँ पर, इसको इस रूप में भी यहाँ भी देख सकते हैं। ये येलो रीजन जो है हैदराबाद कर्नाटक है, जो ब्लू रीजन है वो आपका इसके अंदर बॉम्बे कर्नाटक है, प्लस थोड़ा हिस्सा इसमें क्लियरली कोस्टल कर्नाटका नहीं दिखाया गया है। जो लाल हिस्सा है सारा का सारा रेड जो है वो सेंट्रल कर्नाटका है, जो ग्रीन है मैसूर कर्नाटका है, और जो पिंक और लास्ट में बैंगलोर रीजन्स आ जाते हैं। अब मैं यहाँ पर आता हूँ शुक्ला जी, सबसे पहले मैं बैंगलोर की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे दो थ्योरी निकल रही हैं, 28 और 32 सीट की, यानी कि 28 सीट बैंगलोर अर्बन की है, 4 सीट रूरल की हैं, तो 32 सीटें। अगर हम 28 को लेते हैं तो 14 सीटें हैं कांग्रेस की और बीजेपी की, और अगर हम रूरल को मिला लेते हैं तो 32 सीटें हैं, 16 सीटें हो जाती हैं। यहाँ पे उल्लेखनीय ये है कि बीजेपी का वोट शेयर इस जोन के अंदर बढ़ा है 44.9%, और कांग्रेस का 40.9%। इसके बावजूद भी 32 में से 16 सीटें, यानी कांग्रेस का गेन जो पहले 15 सीटों का था 1 सीट का है, लेकिन बीजेपी का गेन 5 सीटों का है। यही वो जगह है जहां 26 किलोमीटर 10 किलोमीटर के 2 रोड शो हुए थे, तो उसका फायदा मोदी जी को मिला और 5 सीटें उनकी बढ़ गई हैं। ये, और देखा जाए तो कोस्टल कर्नाटका में लॉस हुआ सीट का तो। और एक फिगर और है मेरे पास, सब लोग कहते हैं कि बीजेपी का वोट बैंक इंटैक्ट है, 36% था, 36% है, आधे परसेंट का, पौने परसेंट का, मैक्सिमम 0.8% का फर्क आया है। अगर ये इतना ही सिंपल मैथमेटिक्स है और वोट शेयर इंटैक्ट है, तो सीटें 40 कैसे कम हो जाती हैं? ये बहुत बड़ी बात है। अगर वोट शेयर इंटैक्ट है तो सीटें कैसे 40 कम हो जाती हैं? तो पहले बैंगलोर रीजन के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा, छोटा उत्तर आप चाहूंगा जी। नहीं, बेंगलोर रीजन में चूंकि माइग्रेटेड पॉपुलेशन वहां बहुत है, जी और दूसरी चीज की वह आर्थिक समस्याएं नहीं है जो कर्नाटक के अन्य जिलों में या ग्रामीण क्षेत्रों में है। जी इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपना जो जन समर्थन है उसको बनाए रख पाई, बल्कि वृद्धि हुई और उनकी सीट संख्या बढ़ भी गई। जी लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां के लोग उन समस्याओं से रूबरू नहीं है जो कर्नाटक के अन्य राज्यों, अन्य हिस्से के लोग वहां झेल रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस के साथ भी लोग उतना ही मजबूती के साथ खड़े रहे, और वहां नुकसान हुआ जेडीएस का। माने जेडीएस को थोड़े बहुत जो वोट मिलती थी, कुछ नहीं मिला उनको, मतलब वो ज्यादा नुकसान हो गया। और कांग्रेस मजबूती के साथ कांग्रेस भी मौजूद रही और रूबरू रही इनके साथ। तो केवल जो माइग्रेटेड पॉपुलेशन है प्लस आर्थिक रूप से संपन्न कर्नाटक का जो नागरिक था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ था। ये सर्वे में भी आया था और ये दिखाई ही पड़ रहा है। जो ये बाकायदे दिखाई पड़ा, वो हर जाति बिरादरी के लोग उनके साथ थे। कर्नाटक में जो बेंगलोर के साथ स्थिति यही थी कि उनके साथ वो दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन यह उतना बड़ा उत्साहित नहीं है कि ये कहा जाए कि सबके सब लोग उनके साथ चले गए। अगर प्रधानमंत्री जी ने 36 किलोमीटर की रोड शो किया, इतनी वहां पे सभाएं की, केंद्रीय सरकार के तमाम मंत्री और नड्डा साहब और अमित शाह साहब, ये सभी लोग वहां लगे हुए थे, और उसके बावजूद भी आपका परफॉर्मेंस अगर वही है तो ये बहुत उल्लेखनीय नहीं है। और ये नहीं कहा जा सकता कुछ समूह के लोगों ने कांग्रेस को स्वीकार नहीं किया, या कांग्रेस की नीतियों को स्वीकार नहीं किया, या लोगों ने सरकार से अपनी सहमति व्यक्त नहीं की। जो सरकार की आर्थिक नीतियां थी और जिस तरीके से लोग, वो कर्नाटक के लोग परेशान थे, उन नीतियों के विरोध में मंगलौर का भी व्यक्ति था। अगर ये मैं मानता कि कांग्रेस का सफाया हो जाता, कोई नहीं पूछता उनको, और बम्पर तरीके से बीजेपी वहां जीतती, तो मानता कि एक डिवाइड है। जी
रेस्ट ऑफ द कर्नाटका और बेंगलोर के बीच में, वो नहीं है। जी। अब मैं आता हूं बॉम्बे कर्नाटका के ऊपर, यानी कि जिसको महाराष्ट्र कर्नाटका भी कहा जाता है, कित्तूर कर्नाटका भी कहा जाता है। बेलगाम यहीं पे आता है। 50 सीटें, और ये बीजेपी का गढ़ था। ये गढ़ टूट गया, मतलब 3 गढ़ जो थे उसमें एक कोस्टल कर्नाटका, एक मुंबई कर्नाटका और एक सेंट्रल कर्नाटका था। ये टूट गए, बुरी तरह से टूटे। मैं आपको फिगर बता देता हूं सर। यहां पर कांग्रेस का जो वोट बैंक है 43.9 और बीजेपी का 41.9, 2% का फर्क पड़ा है, जो कि बहुत बड़ा फर्क है। यहां पर बीजेपी की 50 में से सर 30 सीटें थी जो घट के 16 रह गई, और कांग्रेस की 17 से 33 हो गई, और जेडीएस की 2 से 1। उसको चलो जेडीएस को छोड़ देते हैं, लेकिन 17 से 33, और बेलगाम जैसी जगह के ऊपर शायद 4 या 5 सीटें करकल को मिला के सभी कांग्रेस के पास चली गई। और ये वो जगह थी सर जहां पर बेलगाम में, जहां मराठा वोट बैंक 40% था, जो हार्ड कोर बीजेपी के साथ में था, वो बीजेपी को इस बार डेजर्ट किया है। और 50 में से जो इनका मेजर चंक आता था सर, जो पिछली बार इनकी 30 सीटें थी, इस बार घट के 16 रह गई। 14 सीटों का लॉस हुआ है सर। मुंबई कर्नाटका मराठा वोट बैंक, इसका असर महाराष्ट्र की राजनीति में पड़ेगा सर। दिनेश जी, यह तभी संकेत मिलने लगे थे जब महाराष्ट्र के बाजार समितियों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी थी जी। और ये महाराष्ट्र से लगे हुए इलाके हैं, और उनका ये हम लोग अनुमान कर रहे थे कि यह जो राजनीतिक परिवेश महाराष्ट्र बन रहा है, इसका असर इस इलाके में पड़ेगा। इस इलाके के जो किसान थे वो इनके खिलाफ है, तो किसानों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। और सोचिए ना जी कि जो नंदिनी है, नंदिनी ने पूरे राज्य में ग्रामीण इलाकों में एक माहौल बना दिया। नंदिनी का जो सहकारी संगठन है वो लगभग सभी जिलों में है, लगभग 95% प्लस गांव में इसका संगठन है, और शायद कोई दूध उत्पादक किसान होगा जो इस संगठन का सदस्य नहीं है। उस नंदिनी सहकारी संगठन के माध्यम से किसानों को एक आर्थिक आय होती है। वह उनकी न केवल आर्थिक आय होती है, बल्कि वह एक रिजनेबल कीमत पर अन्य कर्नाटक के अन्य उपभोक्ताओं को दुग्ध उत्पाद उपलब्ध भी कराते हैं। उनके सामने आपने चुनौती खड़ी कर दी जिसकी आवश्यकता नहीं थी जी। तो एक उसी समय से एक बड़ा संदेश चला गया है। दूसरी चीज की जो गांव का गरीब किसान है वह उनके खिलाफ था। महंगाई ने बुरी तरह से इन लोगों को तोड़ दिया है। महंगाई को कम करने के लिए आपने कुछ किया नहीं। जो कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग थे, उनमें की जो उनकी आपकी नीतियां थी वो सिद्धारमैया सरकार से बेहतर नहीं थी। और दूसरी तरफ जो आर्थिक आय का एक साधन था नंदिनी, उसको तोड़ने का आपने प्रयास किया। इस सब ने मिलाकर के एक राजनीतिक माहौल बनाया भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ, और पूरी की पूरी ग्रामीण जनता इनसे खिलाफ चली गई। ये उसका परिणाम है। जी। आता हूं अगले सेगमेंट में, भारतीय जनता पार्टी का दूसरा दुर्ग जो ढह गया, मध्य कर्नाटका, सेंट्रल कर्नाटका, 32 सीटें। ये वो इलाका था, शिमोगा, दावनगिरी, चित्रदुर्गा, तुमकुर, जो बेसिकली येडुरप्पा का इलाका था। यहाँ पे जगदीश शेट्टर साहब का भी काफी चलता था। ये वो जगह थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 32 में से 21 सीटें थी। इस बार सर वो 7 सीटें रह गई हैं सर, और 5 सीटों से कांग्रेस जो है 17 सीट पर आ गई। ये पूरा का पूरा दुर्ग ढह गया साहब। येडुरप्पा का जो अपमान किया है, और इवन उनके लड़के को जो टिकट दिया गया शिकारीपुरा से, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वो लास्ट लिस्ट में दिया, वो भी बहुत मान मनोबल के बाद में। तो कर्नाटक की जनता ने देखा कि जिस ढंग से उनके भीष्म पितामह का अपमान हुआ है, मुझे लगता है कि सेंट्रल कर्नाटका ने उसका एक जवाब जोरदार तरीके से दिया। और यहां पर बीजेपी का वोट देखिए सर, ये शॉकिंग है सर, शॉकिंग। बीजेपी का वोट डाउन होके सर यहाँ पे 30.4% है, 30.4, और कांग्रेस 42.1 सर। अगर तुमकुर भी मिला देते हैं इसके अंदर तो फिर ये 37 सीटें होती हैं, और कांग्रेस की 26 और उसके बाद बीजेपी की 5 हो जाती है सर, वो सारा मिला के। ऐसे हालात हैं सर यहाँ पर। तो सेंट्रल कर्नाटका हैज डेमोलिश्ड द बीजेपी लाइक एनीथिंग सर। शिमोगा और तुमकुर को बहुत अच्छी तरह से घूमा हूं दिनेश जी, दोनों जिलों में मैं चुनाव के दौरान, बहुत इस चुनाव में नहीं, उसके पहले। यह तभी संकेत मिल, यह वही है, आप इतिहास में चले जाइए, जब वीरेंद्र पाटिल को कांग्रेस की सरकार ने हटाया था, और जो लिंगायत समूह है वह तुरंत बीजेपी से, कांग्रेस के खिलाफ चला गया,
बीजेपी के साथ जुड़ा और बीजेपी से में बड़ी मजबूत पार्टी के रूप में उभर के चली आई। आप 2013 का चुनाव याद कर लीजिए, जब येदियुरप्पा साहब ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया, अपनी नई पार्टी बना दी और अपने संसदीय इतिहास में कर्नाटक के चुनाव में सबसे बुरी हार भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा था। इस चुनाव में भी स्थिति यही बनी। इसमें क्यों, जिस समय वहां पे लिंगायत मठ ने बयान जारी किया कि मुझे भी अपने धार्मिक कार्यों के लिए सरकार से मिलने वाले राशि को प्राप्त करने में रिश्वत देनी पड़ी, जिस समय लिंगायत समुदाय के लोगों ने कहा कि येदियुरप्पा साहब और जगदीश शेट्टार साहब के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है, ये बयान इस के साथ आने ही लगने लगा था कि लिंगायत समुदाय। मोदी जी ने तो सर भ्रष्टाचार की बात ही नहीं की, कोई मुद्दा ही उठाया, महंगाई की बात नहीं की, बेरोजगारी की बात नहीं, कर्नाटका के मुद्दों की बात नहीं, ये तो कोई बात नहीं करते थे। तो आप एक तो जिस समूह के बदौलत, जिस समूह के जो आपका बेस वोट था, लिंगायत समुदाय एक बेस वोट था भारतीय जनता पार्टी का, उस बेस वोट में भी लोगों में विद्रोह पैदा हो गया कि आप उनके नेताओं, अच्छा वहां का जो लोग हैं, मैं क्यों जिलों की बात कर रहा हूं कि वहां के लोग अपने नेताओं के साथ बहुत जबरदस्त कनेक्ट महसूस करते हैं, जबरदस्त महसूस करते हैं, और लोग अपने नेताओं का बड़ा आदर करते हैं वहां पर। और जब आपने उनके अवहेलना शुरू कर दी तो समूह में हलचल हुई, और उस समूह के लोगों को ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके उन्होंने बीजेपी का साथ लिया, जो पहले भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के विरोध में कांग्रेस के साथ लोग होते थे। उसी का ये परिणाम है, जो सामाजिक समीकरण था भारतीय जनता पार्टी का, वो छिन्न भिन्न हो गया, और लोगों को ये लगने लगा कि हम जिसको जितने बड़े पैमाने पर समर्थन दे रहे हैं, वह पार्टी हमारे समुदाय के नेताओं का अपमान कर रही है जी। यह जो सामाजिक संदेश गया, और जो सामाजिक सरोकार के मुद्दे थे, जन सरोकार के मुद्दे थे, उन पर बात करने के लिए नहीं तैयार थे, तो पूरा का पूरा इलाका आपके खिलाफ चला गया। इसके अलावा जो अल्पसंख्यक मतदाता था उनके खिलाफ था ही था, वो स्थिति आपके सामने आ गई। मैं उसके भी फिगर पे आऊंगा, मैं सारी जातियों के फिगर्स दूंगा थोड़ा से देर में। कोस्टल कर्नाटका, हिंदुत्व की लैब, हिंदू मुस्लिम का परफेक्ट डिवाइड, जहां भारतीय जनता पार्टी की यहां पर 19 सीटों में से 51% से अधिक वोट थे, इस बार 3% घट के 48.5%, और कांग्रेस के बढ़कर 42.4% वोट हुए। बीजेपी की सीटें जहां 19 में 17 थी, घट के 12 रह गई, और 6 सीट कांग्रेस को मिली और 1 जेडीएस को मिलती है। यहां पर सर ये हिंदुत्व की लैब के अंदर जो सेंध मारी है, जो उनका डाउनफॉल हुआ है बजरंगबली के नाम से, बजरंग दल के नाम से, ये रिमार्केबल है साहब, ये बहुत बड़ा डेंट है, मैं कहता हूं। सुनील जी, चुनाव प्रचार अभियान के दौरान हमने कई लोगों से, हमारे जो जानने वाले लोग हैं, कोस्टल एरिया में रहते हैं, उडुपी में और दक्षिण कन्नड़ा में, उनसे मैं बात करता था। उन लोगों ने कहा कि मुझे कई बार कहा कि जो 2018 का चुनाव परिणाम आया था, वो परिणाम नहीं आएगा। हमने पूछा क्यों नहीं आएगा? उन्होंने कहा कि जो सामाजिक समरसता का जीवन यहाँ पे रहा है, वह बहुत बुरी तरह से प्रभावित है, लोगों में तनाव बहुत है जी। जो दोनों समुदायों के व्यापारी समाज के लोग हैं, उन समाजों के बीच में एक अनावश्यक तनाव फैल रहा है। इसके अलावा उन लोगों ने भी बताया कि इस तनाव की वजह से जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, और उस इलाके में जो निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां उत्तरी भारत से आने वाले छात्रों की संख्या में गिरावट आई है। गोया कि जो एक सामाजिक संघर्ष इस पार्टी ने पैदा किया, उसकी वजह से लोगों में चिंता थी जी। दूसरी चीज, एक और कारण उन्होंने बताया कि जो हिंदुत्व के सबसे बड़ा झंडा बरदार थे उस इलाके में, प्रमोद मुथालिक, श्रीराम सेने के नेता, उन्होंने वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चले गए। उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए, और भारतीय जनता, हालांकि उनका बहुत बुरा हाल है, उनको बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं पाए, लेकिन एक माहौल जो है उसने बना दिया कि यह हिंदुत्व के झंडा बरदार नहीं है, और वो करने से काम नहीं चलेगा जी। इसने बड़ी भूमिका अदा की। लोगों ने सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए, सामाजिक फैल रही कटुता को कम करने के लिए, और अपने व्यापारिक गतिविधियों को सुगम तरीके से संचालित करने के लिए एकजुट हुए, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। खास चीज मैं बताना चाहूंगा, जो नॉर्थ कनाडा डिस्ट्रिक्ट है, जिसे उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है, उसमें जो डेविएशन आया सर, वो ऑलमोस्ट बॉम्बे कर्नाटका के साथ चला गया सर, कितना है पूरा का पूरा, और मुश्किल से 2 सीटें नीचे जो आई हैं वहां पर, वो साउथ कनाडा में आई हैं। ऑलमोस्ट एक मेजर चंक जो था नॉर्थ कनाडा का सारा, वो सारा मुड़कर बीजेपी से हटकर
वो बॉम्बे कर्नाटका यानी कि कांग्रेस के साथ चला गया सर। ये एक मेजर डेविएशन है, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा एक्चुअली। और ये दिनेश जी, कोई भी समाज लंबे समय तक या लगातार तनाव में नहीं रह सकता, जी सर। वैमनस्य पाल के नहीं रह सकता, जी असहिष्णुता में जीवित नहीं रह सकता वो। और आप ये लगातार सामाजिक भेद पैदा करने की कोशिश कर रहे थे जन समस्याओं के समाधान की कीमत पर। ये नहीं चलने वाला है। जी। अब दोस्तों मैं आता हूं, ये यहाँ पर मैं बताता हूं कि ये येलो पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं, ये हैदराबाद कर्नाटक है। इसका कुछ हिस्सा तेलंगाना और कुछ आंध्र प्रदेश के साथ लगता है, जिसमें बीदर, गुलबर्गा, यादगीर, रायचूर, कोपल, बेलारी और विजयनगर, यहाँ पे जनार्दन रेड्डी का भी इम्पैक्ट था। तो इन सीटों के बारे में, यहाँ 41 सीट थी। मैं आपको बता देता हूं कि हैदराबाद कर्नाटक के अंदर, इसे अब कल्याण कर्नाटक भी कहा जाता है, नाम उनका बदल दिया है। यहाँ पर पहले बीजेपी के पास 41 में से 15 सीट थी, जो अब घटकर 11 रह गई हैं। और कांग्रेस की सीट 21 से बढ़कर 25 हो गई हैं। आपको वोट फिगर बताता हूं। देखिए बीजेपी का वोट बैंक कितना क्रैश होता है, 35.8% ओनली, 35.8। और कांग्रेस का वोट है 46.4%, जो कि वॉपिंग है। यहाँ पे बेस्ट वोटिंग जो कांग्रेस के लिए आया हैदराबाद कर्नाटक में। और मैं दर्शकों को एक खास बात और बता दूं, यहाँ पर ये वो एरियाज हैं सारे के सारे जो तेलंगाना के साथ लगते हैं, जहां पर एक महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट है, और वो महबूब नगर सीट जो जहां पे भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में सेकंड आई थी, आपको बताऊं। क्योंकि सिर्फ उनके पास 4 सीटें थी तेलंगाना के अंदर, जिसमें एक आदिलाबाद थी, निजामाबाद थी, महबूब नगर की हार गए थे वो, करीमनगर उनके पास थी, और हैदराबाद की एक सीट बीजेपी के पास आई थी। लेकिन 2 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी क्लोज सेकंड थी, उनमें से एक महबूब नगर थी, और वो महबूब नगर जो है हैदराबाद कर्नाटक के एरिया में आता है। तो तेलंगाना की सीरीज हम जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपको सारी चीजें खुलासे के साथ बताएंगे। हैदराबाद कर्नाटक में सर 46.4% वोट, ये इस बात का द्योतक है कि तेलंगाना के अंदर और आंध्रा के अंदर कांग्रेस में कम बैक। लेकिन बीजेपी के लिए बड़ा लॉस है हैदराबाद कर्नाटक में सर। ये बिल्कुल सही बात है। एक तो अल्पसंख्यक मतदाता जो है, वो अल्पसंख्यक मतदाता कंसोलिडेट हुआ है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। जो वोटों का बंटवारा होता था वो खत्म हो गया है। और अल्पसंख्यक मतदाताओं में केवल मुसलमान नहीं है, उसमें ईसाई मतावलंबी भी है। वो भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं असंतुष्ट है। इसके अलावा उन इलाकों का जो किसान है वह इनके से बुरी तरह से नाराज है, क्योंकि व्यापार में भी लगे हुए लोग हैं। ऐसा नहीं कि केवल व्यापार और किसान माने किसानी करने वाले लोग भी समुदाय के लोग हैं। तो किसानों का एक बड़ा समूह है, वह समूह इनसे नाराज है बुरी तरह से। कर्नाटक में नाराजगी और भी ज्यादा है, क्योंकि उनको उनको उनके व्यापार को प्रभावित करने की कोशिश की गई। जैसे लाल मिर्च का जो उत्पादक है या सुपारी का जो उत्पादक है कर्नाटक का, उनके सामने गुजरात के व्यापारियों को खड़ा करने की कोशिश की गई। इससे एक नाराजगी बढ़ी उनके अंदर। और जो कृषि लागत कम करने की बात हमेशा से किसान समूह करते चले आ रहे, इन सभी जिलों में आप देखिए तो किसान आंदोलन बड़े जबरदस्त तरीके से चले हैं, किसानों के धरना प्रदर्शन भी खूब हुए हैं। उसकी वजह से पूरा का पूरा जो इलाका था वह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गया, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने लोगों को आश्वासन देने की कोशिश की कि जो उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान करने का वो प्रयास करेंगे। जो उनके 5 गारंटी है उसने भी एक बड़ी भूमिका अदा की। बिल्कुल मेरा मानना है किसानों की नाराजगी, अल्पसंख्यकों का कंसोलिडेशन, या दो महत्वपूर्ण और बढ़ती हुई महंगाई, जिनके कारण से इस इलाके में भी भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त नुकसान हुआ। जी आता हूं आखिरी जोन में, फिर उसके बाद कुछ और फिगर्स हैं। आज हम बड़े अच्छे अच्छे आंकड़ों के साथ बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक आंकड़ों के साथ बात कर रहे हैं। ओल्ड मैसूर जो कि बीजेपी का पेन पॉइंट है। यहाँ पे एक चीज और जोड़ दूं कि बीजेपी कम से कम 50 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी आई हैं कर्नाटक के अंदर जहां वो तीसरे प्लेस पे आई है, दूसरे प्लेस पे नहीं आई है। मैं दर्शक मित्रों आपको बता दूं, थर्ड प्लेस पे है। और आप इसकी परफॉर्मेंस देखिए, ओल्ड मैसूर में बीजेपी का जो वोट बैंक है सिर्फ 23.2%, 23.2% जो थर्ड प्लेस, जेडीएस 29.9%, और कांग्रेस का वॉपिंग कमबैक है ओल्ड मैसूरू में 41.1% वोट है। सीटें मैं आपको बताता हूं, यहां पर ये मेरे पास लेटेस्ट फिगर्स हैं। बीजेपी की सीटें पहले इन
61 सीट में से कुछ एक दो डिस्ट्रिक्ट और मिलाए गए, यहाँ पर 11 थी, 5 हो गई हैं। कांग्रेस 17 से बढ़कर 17 टू 37 और जेडीएस 27 से घट के 16 हो गई हैं। आप सोच सकते हो कि बीजेपी इज ऑलमोस्ट राउटेड हियर। यही वो एरिया है, मांड्या, हासन, मैसूर का रीजन था, चामराजनगर का था, जहां पे बीजेपी हैज स्कोर्ड ब्लैंक एब्सोल्युटली और थर्ड प्लेस पे आई है, और कई डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनकी 0 सीट्स हैं वहां पर। एक छोटी सी टिप्पणी सुनील जी, अमूल और नंदनी का विवाद यहीं पर हुआ था सर, मांड्या के अंदर, जहां पर अमित शाह ने रेकअप करने की कोशिश की थी और लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाई थी। सुनील जी। एक तो यह कि मेरा अपना मानना यह है दिनेश जी कि कोई एक समूह आपको चुनाव जितवा नहीं सकता। येदियुरप्पा साहब, ये जनता दल एस का जो जन समर्थन रहा है, वह वोकालिगा समुदाय के साथ साथ अल्पसंख्यकों के बीच भी बहुत जबरदस्त रहा है। उस इलाके में वोकालिगा और अल्पसंख्यक और अन्य धर्मों सामाजिक समुदाय के लोग भी देवेगौड़ा साहब के साथ थे। और निश्चित रूप से मेरी अपनी मान्यता यह है कि कर्नाटक के किसानों के बीच में, खासतौर से इन वोकालिगा किसानों के बीच में देवेगौड़ा साहब की बड़ी अपील है, बड़ा आदर पूर्वक उनको लोग मानते हैं। लेकिन जब यह चुनाव आया, इस चुनाव में स्थिति आई कि भारतीय जनता पार्टी को हर कीमत पर हराना है और बड़े पैमाने पर डीके शिव कुमार की वजह से वोकालिगा समुदाय में पहुंच बनाई सरकार ने, कांग्रेस ने, और अल्पसंख्यक समुदाय ने पूरी तरह से जेडीएस को छोड़ दिया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। तो वोकालिगा समुदाय में विभाजन और अल्पसंख्यक समुदायों का एक कंसोलिडेशन, इसने पूरी तरह से उस इलाके के परिदृश्य को बदल दिया। अगर कुमारस्वामी का लड़का चुनाव हार जाए तो यह सामान्य राजनीतिक संदेश नहीं है, ये बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश है। माने जेडीएस परिवार का, जो नेतृत्व का परिवार है, उस परिवार का अक्सर चुनाव हार जाए, लोग उसको खारिज कर दें, गोया कि जेडीएस लोग यहाँ पे की जो ब्लैकमेल की नीति थी ना कुमारस्वामी की, यानी कि जेडीएस की, वो ध्वस्त हो गया। और वो एक्चुअली ब्लैकमेल करते थे, मैं बताऊं आपको जी। नहीं, ये था इलक था ना, क्योंकि जब पिछला 2018 का चुनाव परिणाम जब आया और जिस तरीके से उस जनादेश के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, वहां के समाज में इस बात का राजनीतिक विमर्श विषय था कि जब जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला ही नहीं तो आपने सरकार कैसे बना लिया। और जो यह अस्थिर सरकार की वजह से भी लोग चाहिए था, एक माहौल बना हुआ था पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कि एक स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाना है और भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से इस लायक भी नहीं छोड़ना है कि वह किस तरह से जोड़ तोड़ की सरकार बना सके। तो एक जो पूरा का पूरा राजनीतिक विमर्श था वहां, इस वजह से मेरा मानना यह है कि उस इलाके में लोगों ने जेडीएस का साथ छोड़ा, कांग्रेस के पक्ष में गए और एकताबद्ध होकर के उन्होंने कांग्रेस को सत्ता में लाने की कोशिश की और ले